Hey guys, welcome back to this channel. Today we are going to start the very first process of management, that is planning. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. कि प्लानिंग क्या होती है कि पहले ही हम लोग काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसे करना कैसे है और क्या करना है. दैट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है. तो हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा और इनोवेटिव भी, कि हमें नए नए तरीके अपनाने होंगे कि किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारी लॉस कम हो. दैट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग सीक टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. मीन्स कि प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है. मीन्स कनेक्ट करता है कि हम कहाँ आज हैं और हमें कहाँ पहुँचना है. मीन्स कि हम पहले ये डिसाइड करें कि हमें करना क्या है. अपने आज को दे करके अपने फ्यूचर को डिसाइड करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, दैट इज़ प्लानिंग. हम भी अपने पूरे डे टू डे लाइफ को क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कब क्या करना है, इस तरीके से, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. सो टू थिंक दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज़ प्लानिंग. Planning is what managers at all levels do. It requires taking decisions since it involves making a choice from alternative course of action. हमें क्या करना होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी प्लान करता है, तो वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो एक्शन को कोर्स ऑफ एक्शन को ढूंढता है कि किस तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमेशा एक ही रास्ता नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव दैट. तो उन सारे वेज को पहचानना, फिर उसमें से एक चूज़ करना. प्लानिंग दस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. Now, planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. Means कि जैसा मैंने बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को प्लान करना कि किस एक्शन के थ्रू हम उसे अचीव कर सकते हैं, एंड आई विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन. कि कैसे क्या करना है और कैसे करना है. नाउ देयर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं अपने प्लानिंग के ऊपर, प्लानिंग करने के ऊपर. अपने मैनेजर्स को बहुत सारे सैलरी देते हैं. क्यों? इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा. सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट एज इट टेल्स अस वेयर टू गो. इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फॉरकास्ट. नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस मीन्स कि हम पहले डिसाइड कर लिए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है. तो इस तरीके से हम क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे एक्शंस भी प्लान कर लेते हैं. तो हमारे पास एक डायरेक्शन हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा एक्शन चूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर और भी जो हमें बेनिफिट होने वाला है, लॉसेस कम होने वाला, रिस्क कम हो जाएगा. दैट्स वाई प्लान इन प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. क्योंकि और इसमें ये भी चीज़ होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को पता रहता है किसको क्या करना है. तो यहाँ पे जो टाइम ज़्यादा लगने वाला था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्योंकि सबको पता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है. तो सारे एम्प्लॉयज़ अपने काम से वेरी अवेयर रहते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है. नाउ द सेकेंड वन इज़ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अब प्लानिंग करने से ये होता है, प्लानिंग करने से हमारे रिस्क ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वो रिस्क थोड़ा कम हो सकता है. क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं, कुछ रिस्क भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं.
That's why planning reduces the risk of uncertainty. Now the third one is planning reduce overlapping and wasteful activity. तो जैसे कि प्लानिंग में क्या होता है कि ये डिसाइड रहता है कि किसे कर क्या करना है और कैसे करना है। तो जिससे क्या इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, कामों के बीच ओवरलैपिंग नहीं होती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होती है, कि सबको ये बहुत क्लियर रहता है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो सब अपना काम अपने तरीके से करते रहते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज़ प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business. इसमें क्या होता है कि प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, क्योंकि हमें उस गोल को, जिस गोल को हमने सेट किया, उस गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे एक्शंस को प्लान करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हम बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. तो प्लानिंग करना क्या होता है, एक माइंडफुल एक्टिविटी है जहाँ पे हमें अपने माइंड को यूज़ करना होता है, और हम जो भी जितने भी एक्शंस प्लान करने हैं तो उसके बीच हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा चूज़ करना है। मतलब कि वहाँ पे हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सा इसमें से चूज़ करना है। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, thus help in taking rational decisions. Now the next one is planning stabilized standards for controlling. जैसे क्या होता है कि प्लानिंग में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, और अब तो हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। और कंट्रोल में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने कितना अचीव किया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन को पूरा हम अपने डेली प्लान करते हैं कि हमें करना है क्या है। फिर डे के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा मैंने इसमें से क्या क्या किया। तो वो क्या करें, हम लोग अपने आप हम एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने इसमें से कितना काम कर लिया, कितनी चीज़ को मैंने अचीव कर लिया। तो वहाँ पे स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लाइज करना, कि हाँ प्लानिंग इस तरीके से हमने किया है, इतना प्लान किया है तो मैंने कितना अचीव किया और कितना नहीं किया, इसके बीच का वो गैप हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग एस्टेब्लाइज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. Now we will discuss about features of planning. Now as we know that planning is the primary function of management. Now the very first feature, that is planning focuses on achieving objectives. So, specific goals are set out in the plans along with activities undertaken to achieve the goals. Thus, planning is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to achievement of predetermined organizational objects. कि हमें क्या करना होता है कि इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, एक हमने अपना प्लान मीन्स कि क्या कहते हैं, गोल को डिसाइड कर लिया। अब उस गोल को हम लोग अचीव करने के लिए कोई प्लान ना करें, उस गोल को पाने के लिए कोशिश ना करें, तब तक क्या वो प्लान क्या है, वेस्टफुल है, वो पूरा का पूरा यूजलेस हो जाता है। दैट्स वाई द वेरी फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. नाउ द सेकेंड वन इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सारे फंक्शंस के लिए हमें प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम लोग प्लान नहीं किए
तो प्लान के अकॉर्डिंग हम फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, और फिर अगर हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तो हम उसके हिसाब से फिर हम स्टाफिंग भी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि प्लान करना होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव मीन्स कि ये हर जगह मौजूद है, चाहे वो कोई बिजनेस बड़ा हो, छोटा हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह वर्क करता है। फिर ये हर डिपार्टमेंट में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो टॉप डिपार्टमेंट हो या फिर लोअर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये हर जगह मौजूद रहे, मीन्स कि हर जगह इसकी यूज़ होती है प्लानिंग करने की। यहाँ तक कि हम अपने डेली लाइफ को भी क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कब क्या करना है, किस तरीके से करना है। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ परवेसिव एट द लोवेस्ट लेवल। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक प्लानिंग फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशन प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर्स, कि जो डे टू डे का ऑपरेशनल प्लानिंग होता है ये लोअर मैनेजमेंट करता है। तो इस तरीके से प्लानिंग इज परवेसिव। नाउ प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स कि ये एक प्रोसेस है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Continuity of planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed and it is implemented and is followed by another plan and so on. और ये चलता रहेगा कि एक प्लान हमने किया, फिर उसे हमने इम्प्लीमेंट किया, और फिर दूसरा हमने प्लान, अनदर प्लान हमने क्या किया कि थ्रू अनदर प्लान वी ट्राई टू फॉलो दैट। दैट्स वाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। Continuity of planning is related with the planning cycle. Now the next one is planning is futuristic. Futuristic means planning is essentially involves looking ahead and preparing for future. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को ही डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में करना है क्या, हम आगे की तरफ देखते हैं। हम अपने पीछे जो बीत चुका है उसे नहीं, जो आने वाले है उस चीज़ को हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, उसे हम प्लान करते हैं। Now, the purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. It implies peeping in the future, analyze it and predicting it. कि फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करना, डिसाइड करना। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक, कि हम फ्यूचर को ध्यान में रख करके फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नाउ प्लानिंग में तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोल को सेट करते हैं, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे एक्शंस को प्लान करते हैं। अब हम सारे एक्शंस को एक साथ तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये चूज़ करना पड़ता है, उन सारे एक्शंस के बीच किसी एक एक्शन को चूज़ करना होता है कि हमें क्या, उन सब में से किस एक्शन को चूज़ करें जो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कि हमें वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि इन सब में से हमें कौन सा चूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, कि प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने माइंड को यूज़ करना होता है। माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइटिंग, इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। यहाँ पे क्या होती है, इट इज़ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर दैन डूइंग, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन। क्योंकि प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, हम करते नहीं हैं, एक्चुअल में हम कोई एक्शन नहीं करते हैं, हम लोग बस ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। और प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, कि वो लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टम, ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी हवा में बातें कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें इधर उधर से ले करके हम प्लान कर रहे, नहीं, हमें वहाँ पे पूरा का पूरा दैट प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड फैक्ट्स एंड फोरकास्ट। नाउ वी विल कवर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो जिस तरीके से प्लानिंग बहुत इसेंशियल है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे ही इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसे कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना होता है।
नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पे पहले प्लान कर लिया जाता है और फिर उस प्लान के लिए हम एक्शंस भी चूज़ कर लेते हैं कि हमें किस एक्शन के थ्रू इस गोल को अचीव करना है। अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई मैनेजर उसे चाहे कि उसे चेंज कर सके, कुछ उसके अंदर कोई नया आइडिया आता है तो फिर वो चेंज नहीं कर पाता है, चेंज नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कि जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया गया है, चूज़ कर लिया गया, उसी पर हमें स्टिक रहना होता है, उससे हम डेविएट नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। नाउ द सेकेंड वन इज़ प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ही डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स कि यहाँ पे हमेशा आए दिन इकोनॉमिक चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल, लीगल, सोशल, जितने भी डायमेंशंस हैं उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो अब प्लानिंग क्या होती है कि पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इट सेल्फ टू चेंज। कि ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से अडेप्ट होना पड़ता है कि इस चीज़ के अंदर की डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर उसे चेंज होना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली assess future trends in the environment if economic policy are modified or political condition in the country are not stable, there is a natural calamities। तो यही होता है, since planning cannot foresee everything, there may be obstacles to effective planning। कि प्लानिंग से क्या होता है कि हम पहले से डिसाइड कर लिए हैं, अब हमेशा उस प्लान को चेंज करते रहना पॉसिबल नहीं होता। और प्लान हमें जो भी चेंजेस आने वाले हैं और उस किसी भी डायमेंशन के चेंज की वजह से कैसे रिस्क आने वाले हैं, ये रिस्क हमेशा प्लान नहीं बता सकता हमें। क्योंकि प्लानिंग बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक है, हमेशा चेंज होते रहता है और हम प्लानिंग के थ्रू उस चेंजेस को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कि यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग क्या करता है कि जो क्रिएटिविटी है किसी भी मैनेजर को, जैसे कि कोई भी प्लान है उसे टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं कि डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। अब मैनेजर्स को बस ये काम होता है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें एंड दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम दैट प्लान। कि वो डेविएट नहीं हो सकते। अगर किसी मैनेजर के अंदर कोई नया आइडिया भी आता है तो वो उस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है। मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। कि जैसे उसे बस काम मिल दिया गया है, वो उसके ऊपर बस उस प्लान को बस उस चीज़ को बस चलाते रहे, उसके ऊपर आंख बंद करके बस चलते रहे, उसके ऊपर रिलाई करते रहे। दैट्स वाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। Means when plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation because there are a number of incidental costs as well like expense on boardroom meeting, discussion with professional experts, preliminary investigations, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की सैलरी वगैरह, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस प्लान से जितना हमें बेनिफिट नहीं मिला उतना ज़्यादा उसे प्लान करने में हमारी कॉस्ट लग चुकी है। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एज चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट में इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि प्लान हम जो भी करते हैं वो पीछे जो चीज़ बीत चुका है उसे देखते हुए प्लस जो आने वाला है इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लान करना होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन सब चीज़ों को देखना, उसे एनालाइज करना, उन सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने में टाइम लग जाता है। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इस पॉइंट को समझते हैं कि प्लानिंग क्या करता है, हमें गोल को अचीव करने के लिए तो प्रेरित करता है बट वो गारंटी नहीं देता है कि हम सक्सेस हो भी पाएंगे। सो हे गाइस, इस वीडियो में हम प्लानिंग प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि
वो कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आखिर हम जो प्लान करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं। हमारे पास कोई गोल होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसे हम अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहला होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को सेट करना। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो ऑब्जेक्टिव एंड गोल जो कि वो पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसे अचीव करना चाहती हो। ये कुछ भी हो सकता है, सेल्स बढ़ाना, पूरे 6 महीने में अपने सेल्स को बढ़ाना, अपने कस्टमर को इंक्रीज़ करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट एंड एम्प्लॉयज़, दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। कि एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो जाती है कि कोई गोल हमने सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम समझ जाते हैं कि हाँ कैसे करना है, किस तरीके से हमें क्या करना होगा कि उस चीज़ को हम लोग अचीव कर पाएंगे, और वो भी अपने टाइम लिमिट के अंदर ही। नाउ दैट इज़ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Developing premises. Planning is concerned with the future, which is uncertain, and every planner is using conjecture about what might happen in future. कि जो भी चीज़ हमने तो कोई भी एक पहला काम कर लिया कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है तो कैसे करना है, क्या क्या हमें वो कौन कौन से काम करने होंगे जिसके थ्रू हम उसे अचीव कर सकते हैं। हम क्या क्या एजम्पशंस ले सकते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखना, उन सारे एजम्पशंस को देखना, उसे एनालाइज करना, दैट इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, कि क्या क्या हो सकता है। आखिर उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने वाले हो तो हमारे उसे अचीव करने के दौरान हमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें एज प्रीमाइसेस कहलाती हैं। द प्रीमाइसेस और एजम्पशन मस्ट बी सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन देम, कि सबका एग्रीमेंट भी होना चाहिए। वो जितने भी हम एजम्पशंस लेते हैं दैट इज़ प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब ये कुछ भी हो सकता है। एजम्पशंस आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। Forecasting is the important in developing premises, as it is a technique of gathering information, कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरीके से हम करेंगे तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा और रिस्क कम होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड अजम्पशंस मेड, कि हमने अपने सारे एजम्पशंस भी ले लिए कि अच्छा हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे इस तरीके से। तो फिर आता है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि हम वो कौन कौन से हम काम करेंगे, ऐसे किस तरीके से हम करेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। That's why the next step is to identify all possible alternative courses of action to achieve that objective. So, the next one is evaluating alternative courses. अब जितने भी हमने कोर्सेज लिए हैं कि हमें जैसे एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास 4 कोर्सेज हैं, तो अब उन चारे कोर्सेज में देखना, इवेलुएट करना कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है, किस में कॉन्स ज़्यादा है, प्रोज कम है। तो ये सारे उसके सारे पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें उसे इवेलुएट करना होता है। सो द पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल आर इवेलुएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, कि हमें उसे इवेलुएट करना है कि कौन सा हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा सही होगा। टू इवेलुएट सच प्रपोजल, डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड्स आर मेड अप ऑफ ऑल डिसीजन टेकन। तो इस तरीके से उन सारे एक्शंस को, उन सारे कोर्सेज को हमें इवेलुएट करना होता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा रिस्क वाला होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो अब सपोज हमारे पास 4
कोर्सेज थे, तो हम चारों को तो एक बार नहीं लगा सकते हैं, उनमें से हमें किसी एक को ही चूज़ करना होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. उन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना. दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें, और हम अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं कि आखिर इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट होगा. द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. और बेस्ट कैसे होगा, जो मोस्ट फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, विथ लिस्ट निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. तो इन सब चीज़ों को देख करके हमें एक कोर्स को सेलेक्ट करना होता है. कभी कभी ये एक कोर्स नहीं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि अब उस प्लान को, दिस स्टेप इज़ कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, कि उस प्लान को हम लोग एक्शन में ला रहे हैं. डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. दिस इज़ द स्टेप वेयर द अदर मैनेजेरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर, कि हम जितने हमने कोर्सेज लिए थे उसे इम्प्लीमेंट कराना, हमने जो प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट करना. दिस स्टेप वुड बी इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. ये सारी चीज़ें हो सकती है कि उस प्लान को हम लोग अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसे एक्शन में ला रहे हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ फॉलो अप एक्शन. फॉलो अप एक्शन मीन्स जैसे फीडबैक लेना, कि आखिर फीडबैक देखना कि वो, या और मैनेजर से पूछना कि कितने लेवल तक पहुंचा काम. मीन्स कि देखना कि हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ, हमारे काम में कितना बदलाव आया. फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्शन आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान, कि प्लान के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं. मॉनिटरिंग द प्लान, उस प्लान को मॉनिटर करना. नाउ वी विल कवर द टाइप्स ऑफ प्लान. So, depending on the use and length of the planning period, there are two plans are divided into two parts: single-use plan and standing plans. Now, the single-use plans क्या होता है? तो जैसे कि ये ऐसे प्लानिंग होती है जो कि एक टाइम के लिए, जैसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या इवेंट के लिए तैयार की जाती है. और जब वो इवेंट या फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो अपने आप प्लान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर वो प्लानिंग का लास्ट टाइम होता है. इस तरीके का अगर एक एग्जांपल से समझे तो, जैसे कि कोई शर्ट बनाने या फिर ड्रेस की कंपनी है और उसे ऑर्डर मिला कि 500 शर्ट्स बनाने हैं, वो भी 20 डेज़ में. तो वो कंपनी क्या करेगी, उस तरीके से अपनी प्लानिंग करेगी कि हम कैसे 20 डेज़ में 500 शर्ट्स तैयार कर लें. अगर वो आफ्टर 20 डेज़ वो क्या हो जाएगा, प्लान अपने आप ख़त्म हो जाएगा. सो दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लान. सो कभी कभी ये जो प्लान होता है वो एक दिन का होता है, मंथ का होता है, वीक का होता है. अब इस प्लान में कौन कौन से प्लानिंग, इस सिंगल यूज़ प्लान की कैटेगरी में कौन कौन से प्लान्स इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स. तो ये होते हैं सिंगल यूज़ प्लान. ये रिपीटेटिव नहीं होते हैं, दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, कि जो बार बार रिपीट ना हो, एंड नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर. और ऐसा भी नहीं लगता कि रिपीट होने वाले हों फ्यूचर में. नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती हैं. नाउ द स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स जस्ट अपोजिट होता है सिंगल यूज़ प्लान के. कि स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है कि अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये बार बार एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते रहते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, कि जो भी इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके. इसके लिए इन सारे प्लान्स को, स्टैंडिंग प्लान्स को बनाए जाते हैं. एंड these such plans enhance efficiency in routine decision making and it is usually developed once, कि एक बार इसे डेवलप कर लो और इसे अगेन, मतलब बार बार इसे यूज़ किया जाता है. उसी चीज़ को, एक ही प्लान को बार बार यूज़ किया जाता है. तो अब स्टैंडिंग प्लान्स में क्या होती है, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, ये सब आते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में. कि किसी भी एक कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट है, अगर वो अपनी एक बार पॉलिसी बना लेती है तो वो बार बार उसे हर साल या फिर हर महीने उसे चेंज नहीं करती है. वो बहुत
लंबे समय तक के लिए रहता है। प्रोसीजर्स हो गए या फिर उसके मेथड्स हो गए, किस मेथड से वो अपनी कंपनी को चला रहे हैं, तो वो बार बार उसे चेंज नहीं करते। प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक बार बन गए तो वो बहुत नाउ प्लान्स के टाइप ऑफ प्लान्स एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरा टोटल मिला करके प्लान्स 8 होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स, सो बजट, ये सारी चीज़ें हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। So the very first plan is objectives. The first step in the planning is setting objectives. कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लान करती है तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगी कि उसे क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव एंड objectives are the end points which are numerically expressed. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना होगा that it is numerically expressed. Entire organization guidelines are specific in nature, top level management. These are some key points to the objective. They are usually set by the top management of the organization and focus on broad general issues. They define the future state of affairs which the organization strive to realize. They serve as a guide for overall business planning. तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे एक बार सेट कर कोई उसे एक बार हमने सेट कर लिया, फिर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको उनके सारे काम दे दिए थे कि उन्हें कौन सा काम करना है, कितने पार्ट को करना है और कब तक करना है। Now objective need to be expressed in a specific term. They should be measurable in quantitative term in the form of a written statement of desired result to be achieved within a given time period. तो इसके कुछ की पॉइंट्स है दैट दे आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर ओवरऑल प्लानिंग एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म इन द फॉर्म ऑफ रिटेन स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स को पहचानने में मदद करती हैं। नाउ द सेकेंड प्लान इज स्ट्रैटेजी. Strategy, it is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective, taking business environment into consideration. A strategy provides a broad contour. Broad contour means shape. So it gives a shape of an organization business. Now it will also refer the future decisions, defining the organization direction and scope in a long run. कि जो स्ट्रैटेजी रहती है ये डिफ़ाइन करती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस लॉन्ग रन में करने क्या वाली है, उसके फ्यूचर डिसीजंस को ये शो करती है और हेल्प करती है फ्यूचर डिसीजंस को बनाने में। सो दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशंस. फर्स्ट वन, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. की स्ट्रैटेजी रहती है, स्ट्रैटेजी से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ द सेकेंड वन, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. कि हमें कौन से मतलब किस तरीके का हमें काम करना होगा, किस वे से करना होगा. नाउ थर्ड वन इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे. So this one is a strategy. A strategy usually take the course of forming the organization's identity in the major environment. So major strategy decision will include decision like whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new lines of activity with the existing business. And a strategy is a part of strategic planning. It is a general plan prepared by the top management. It is also prepared by the top management outlining resource allocation. कि हमें रिसोर्स कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है सारे रिसोर्स को. तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं. नाउ देयर इज सम एग्जांपल्स दैट कि कोई भी कंपनी अगर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रही है तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेगी कि उसके कस्टमर क्या हैं,
उसका डिमांड क्या, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि वो किस चैनल के थ्रू, मीन्स देयर आर डिफरेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करेगा, व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी एंड हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, कि हम कैसे, तो ये सारी चीज़ें कुछ डिसीजंस है जिसे कि किसी भी कंपनी को लेने होते हैं, और ये आते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर. नाउ थर्ड वन इज पॉलिसी. Policy are general statements. It is not specific. It is general statement that guide thinking or channelize energy towards a particular direction. It brings uniformity in decision making and action for interpretation of a strategy. For example, the admission policy of an education system, recruitment policy, सारे जितने भी स्कूल्स हो गए सबकी एडमिशन पॉलिसी एक जैसी नहीं होती है. सारे जो कंपनी होते हैं उनके सारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक जैसी नहीं होती है, तो सबका अलग अलग है. तो वो सारी कंपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ को रखते हैं. तो ये सारी चीज़ें कुछ एग्जांपल है: रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसीज. सो अ पॉलिसी इज़ द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. कि ये जनरल रिस्पॉन्स है कि हाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे कि कोई एडमिशन लेने के लिए, कोई स्कूल है उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो सबके लिए सेम रहेगा. वो चाहे कोई भी हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो पॉलिसी सेम ही रहेगी. There are policy for all level and departments in the organization, ranging from major companies. Like policy defined as a broad parameter within which manager may function. कि ब्रॉड पैरामीटर डिसाइड करता है जिसके अंदर मैनेजर को काम करना होता है. को डिसाइड कर लिया है कि हाँ इस तरीके, इससे बाहर आपको नहीं जाना. जैसे कि अगर किसी स्कूल का एडमिशन पॉलिसी है कि कोई भी स्टूडेंट्स विदाउट मीन्स कि बिना टीसी के उसे एडमिशन नहीं दे सकते हैं, तो मैनेजर इससे हट करके काम नहीं कर सकता. ऐसा नहीं हो सकता वो किसी बच्चे को एडमिशन दे विदाउट टेकिंग टीसी. तो ये सब होता है कि ब्रॉड पैरामीटर है जिसके अंदर मैनेजर को काम करना होता है. देयर आर पॉलिसी फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाउ the next one is procedure. Now procedure are routine step on how to carry out activities. They detail the exact manner कि आखिर किस तरीके से हमें करना होता है. sequence of routines steps performed in a chronological order to carry out the activities. It details the exact manner कि वो कौन सा तरीका होगा in which any work is to be performed. For example, a procedure for reporting progress in production, a procedure for requisition supplies before production. तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर में आती है. इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है एंड यूज्ड बाय इंटरनल एम्प्लॉयज़. दिस इज़ very important that it is used by internal employees. Procedure are generally meant for insider to follow. कि जितने भी इंसाइडर हैं उनको फॉलो करना होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेथड. Method provides the prescribed way or manner in which a task has to be performed considering the objective. कि मेथड क्या होता है, एक हाउ टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसे किस तरीके से, किस मेथड से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम चलेंगे कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. डिसाइडिंग बिटवीन वेरियस अवेलेबल टेक्निक्स, कि हमारे सामने तो बहुत सारे टेक्निक्स हो गए. जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं मोबाइल फ़ोन के, तो अब उन सारे, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, तो इन सब में से अब मैं कौन सा चूज़ करने वाली हूँ. तो जस्ट वैसे ही मेथड है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स. अब उस मेथड से हमें कौन सा चूज़ करना है. सो डिसाइडिंग बिटवीन वेरियस अवेलेबल टेक्निक्स एंड मीन्स टू achieve the objectives. So this is method. It deals with the task comprising of one step of procedure and specific how this step to be performed.
एग्जाम्पल फॉर imparting training to employees at various level from top management to supervisory management different methods can be adopted कि रिक्रूटमेंट अगर लेना हो तो अगर हमें रिक्रूट करना है तो हम कहाँ से स्टूडेंट्स को लाएंगे या फिर कहाँ से हम इंटर्न्स को लेकर के आएंगे। क्या वो स्कूल्स होंगे, मीन्स कॉलेजेस होंगे, या फिर हम फॉर्म फिल करवा करके किसी से भी ले सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड होगा, वो सारे मेथड को हम उस मेथड में हम लोग डिसाइड करना होता है। ठीक है। सेलेक्टिंग ऑफ राइट मेथड सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजिंग इफिशियंसी। सो दिस वन इज मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज rule. Rule are a specific statement. This is a specific statement and it specifies clearly what is to be done and not to be done. कि रूल्स ये डिसाइड करता है कि क्या करना क्या है और क्या नहीं करना है। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो फिर उसे सारे रूल्स समझाए जाते हैं कि उसे करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और क्या नहीं करना है। these all are come under rule. इट इज़ अ गाइड टू बिहेवियर कि ये किस तरीके से एम्प्लॉय अपने बिहेव करेंगे, उनका रवैया कैसा रहेगा, उसको गाइड करता है। लाइक अगर एग्जांपल लें, सो नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये सब रूल्स के अंदर आ सकते हैं। रूल्स डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी कि एक बार जो रूल बन गया उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं देता है। Rules are usually the simplest type of plan because there is no compromise, no changes unless a policy decision is taken. तो rules होता है in a simple language we can say code of conduct कि क्या क्या हमें follow करना होगा। Now the next one is program. Program are the detailed statement about a project which outline the objectives, policies, procedure, task, human and physical resources required and the budget to implement any course of action. Example में construction of a shopping mall, opening a new department, these all comes under program. Program will include the entire gamut of activities as well as the organization's policy and how it will contribute to the overall business plan. Now, budget. A budget is a statement of expected result expressed in numerical terms. कि जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि अगर हमें कहीं पिकनिक पे जाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना डेस्टिनेशन देखते हैं कि हमें, जैसे वेन्यू देखते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। फिर हम बजट डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर में कितना खर्च होने वाला है, उसको पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं। सो दैट इज़ बजट। इट इज़ अ प्लान विच क्वालिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। तो वैसे ही कंपनीज भी कुछ तरीके की अपने जितने भी उसके कितने खर्च लगने वाले पूरे इस साल में, उसे प्रोडक्शन में कितने पैसे लगेंगे, फिर सेल्स में कितने पैसे लगेंगे, एडवर्टीज़मेंट में कितने पैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें क्या करती है, पहले ही प्लान कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें बजट के अंदर आती हैं। सिंस बजट प्रेजेंट ऑल आइटम इन न्यू नंबर्स इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर विथ एक्सपेक्टेड फिगर, कि जो कि ये नंबर में डिसाइड होता है, कि मतलब कि ये न्यूमेरिकल टर्म्स में डिसाइड होता है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि सपोज मैंने कुछ 10,000 डिसाइड किए थे कि इतने खर्च मेरे आएंगे और आया 8,000 या फिर 12,000, तो इसे आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है।